हाँ तो बच्चों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग क्लास 10th यानी कि 10वीं कक्षा के अर्थव्यवस्था का जो पहला चैप्टर आपका है अर्थव्यवस्था एवं इसके विकास का इतिहास, इसके सारे ऑब्जेक्टिव यानी कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो ऑब्जेक्टिव है यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, इसका सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, तो हम लोग आज टोटली जो है पहला चैप्टर का 66 ऑब्जेक्टिव का सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, आप लोग अच्छी तरह से बैठ जाइए पानी उनी पी करके। ठीक है, पूरी अच्छी तरह से। और क्या करना है, आपके पास लगातार एक एक करके क्वेश्चन आते रहेगा आपके स्क्रीन पर और उसका आंसर आपको ABCD 4 ऑप्शन रहेंगे, उसमें आप लोग को देते जाना है। ठीक है, जिस प्रकार से आपका बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है सारे ऑब्जेक्टिव को यहाँ पर ले लिया गया बच्चों, किसी भी प्रकार का यहाँ पर ऑब्जेक्टिव आपका नहीं छूटेगा। एक चैप्टर से 66 गो ऑब्जेक्टिव आपका उठाया गया है। ठीक है, इसको बार बार आप लोग को देखिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा, इससे एक भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं रहेगा। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं बिना किसी समय गंवाए के। पहला क्वेश्चन है आपका अर्थव्यवस्था के कितने प्रमुख क्षेत्र है। एक बार आप लोग अच्छी तरह से धमाकेदार तरीके से आप लोग लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड को दोस्तों, ताकि ज़्यादा फ्रेंड रहेंगे आप लोग तो थोड़ा क्या होगा, अच्छा रहेगा, यहाँ पर ज़्यादा लोगों का बॉन्डिंग होगा। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है अर्थव्यवस्था के कितने प्रमुख क्षेत्र है, यानी कि प्रमुख क्षेत्र के बारे में पूछ रहा है। ऑप्शन ए 1, ऑप्शन 2 2, ऑप्शन 3 सी जो है 3, ऑप्शन डी 4। तो टोटल कितना अर्थव्यवस्था का क्षेत्र है बच्चों, तो हम लोग जानते हैं अर्थव्यवस्था का टोटल 3 क्षेत्र है, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र। तो यहाँ पर ऑप्शन जो आपका सी यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, प्राथमिक क्षेत्र को जो है कृषि क्षेत्र भी कहा जाता है, द्वितीयक क्षेत्र को आपका उद्योग क्षेत्र भी कहा जाता है और तृतीयक क्षेत्र को आपका सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है। और जो सेवा क्षेत्र है भारत के आर्थिक विकास में सबसे ज्यादा योगदान दे रहा है अभी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 2 कह रहा है कि किन निम्न में कौन से देशों में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। मिश्रित अर्थव्यवस्था का कहने का सेंस है सरकार और निजी व्यक्ति दोनों यहाँ पर चलाएगा बच्चों। ठीक है, सरकार और निजी व्यक्ति दोनों यानी कि प्राइवेट आदमी। तो ऑप्शन ए अमेरिका, ऑप्शन बी चीन, ऑप्शन सी भारत, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। जल्दी आप लोग कमेंट कीजिए कौन सा इसमें आंसर सही हो जाएगा, तो आपका भारत हो जाएगा। ठीक है, भारत एक इकलौता ऐसा देश है जहां पर क्या है, मिश्रित अर्थव्यवस्था है, यानी कि सरकार और निजी प्राइवेट व्यक्ति दोनों मिलकर के यहाँ पर क्या करता है, उत्पादन के साधनों पर उसका अधिकार होता है, उसका स्वामित्व होता है। ठीक है, जबकि अमेरिका और चीन में ऐसा नहीं है बच्चों। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, भारत आपका इसका आंसर सही हो जाएगा, यानी कि 2 नंबर का ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। आप लोग बताना अमेरिका और चीन में कौन सा अर्थव्यवस्था है। ठीक है, कमेंट करके लिखना। प्रश्न संख्या 3 कह रहा है आपका निम्न में कौन प्राथमिक क्षेत्र कहलाता है, यानी कि 3 क्षेत्र जो होता है बच्चों अर्थव्यवस्था का, इसमें प्राथमिक क्षेत्र जो है इसको किसको कहा जाता है प्राथमिक क्षेत्र। ऑप्शन ए सेवा क्षेत्र, ऑप्शन बी कृषि क्षेत्र, ऑप्शन सी औद्योगिक क्षेत्र, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो हम लोग जानते हैं प्राथमिक क्षेत्र किसको बोला जाता है बच्चों, कृषि क्षेत्र को। तो ऑप्शन बी जो है आपका सही हो जाएगा। तीसरा नंबर का प्रश्न का ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 4 कह रहा है भारत में सेवा क्षेत्र को सामान्यतः कितने भागों में बांटा गया है। यानी कि भारत में सबसे पहले तो हम लोग जानते हैं भारत में जो है अर्थव्यवस्था को 3 भागों में बांट दिए, और इसमें से जो आपका तृतीयक क्षेत्र जो आपका सेवा क्षेत्र है इसको कितने भागों में बांटा गया है, तो इसको बच्चों मुख्य रूप से 2 भागों में बांटा गया है। तो ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। ठीक है, 4 नंबर का ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा, यानी कि 2, और बी में 4 है, 6 है और 8 है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। तो 4 नंबर का ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 5 कह रहा है भारत की राष्ट्रीय आय में किस क्षेत्र का सर्वाधिक योगदान है, यानी कि भारत का जो राष्ट्रीय आय है इसमें सर्वाधिक जो योगदान है किस क्षेत्र का है। ऑप्शन ए प्राथमिक क्षेत्र, ऑप्शन बी द्वितीयक क्षेत्र, ऑप्शन सी तृतीयक क्षेत्र, ऑप्शन डी विदेशी क्षेत्र। तो इसमें कौन सा होगा बच्चों, मैंने आपको बताया जो आपका तृतीयक क्षेत्र यानी कि सेवा क्षेत्र है वो भारत के राष्ट्रीय आय में सबसे ज्यादा योगदान दे रहा है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए सी आपका जो है 5 नंबर का सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 6 है कि अर्थव्यवस्था आजीविका अर्जन की एक प्रणाली है, ये कथन किसने दिया था, ये कथन किसकी है। ठीक है, ऑप्शन ए एडम स्मिथ, ऑप्शन बी ब्राउन क्रेंस, ऑप्शन सी जो है मार्शल, ऑप्शन डी आर्थर लेविस। बहुत ही इंपॉर्टेंट सा प्रश्न है, इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए या फिर आप लोग स्क्रीनशॉट खींच लीजिए। ठीक है, तो इस चारों में से कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, तो 6 नंबर का जो ऑप्शन है आपका डी सही हो जाएगा। आर्थर लेविस ने कहा था कि अर्थव्यवस्था क्या है, आजीविका अर्जन की एक प्रणाली है। आजीविका होता है बच्चों अपना क्या, आजीविका भी से होता है बच्चों परिश्रम करके, अपना श्रम करके आर्थिक क्रिया कमाना, अपना जीवन यापन भरण पोषण करना। ठीक है, आजीविका यानी जीवन जीने के लिए अपना क्या करना, शारीरिक हो या फिर मानसिक क्रिया हो करके अपना क्या करना जो है अपना उद्देश्य आर्थिक मतलब आय को प्राप्त करना। प्रश्न संख्या 7 कह रहा है आपका आर्थिक क्रियाओं का उद्देश्य होता है, यानी कि आर्थिक जो क्रियाएं होती है इसका क्या उद्देश्य होता है। ए ऑप्शन है जीविकोपार्जन, बी है मनोरंजन, सी ए बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसमें ऑप्शन आपका कौन सा सही हो जाएगा बच्चों, जीविकोपार्जन। अभी तो हम लोगों ने बताया आर्थर लेविस के अनुसार किसने क्या कहा था वो, कि अर्थव्यवस्था क्या है, एक जीविका
उपार्जन की एक प्रणाली है। तो यहाँ पर ऑप्शन 7 नंबर का ए सही हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। मनोरंजन, कोई भी बच्चों जो है, मान लीजिए कोई आदमी जो है फैक्ट्री में काम करता है 10 घंटा, क्या मनोरंजन के लिए वो काम करेगा? नहीं ना, वो अपना क्या करता है, अपना घर परिवार चलाने के लिए काम करता है। तो यहाँ पर ये जो है आपका बी नंबर ऑप्शन गलत हो जाएगा, सी में ए बी दोनों गलत हो जाएगा, डी भी गलत हो जाएगा। तो जीविका उपार्जन जो है आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 8 कह रहा है आपका श्वेत क्रांति। श्वेत क्रांति आप लोग समझते हैं ना, श्वेत क्रांति यानी कि दूध की उत्पादन के लिए चलाया गया था, ठीक है। श्वेत क्रांति किसके लिए चलाया गया था, आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। श्वेत क्रांति जो है दूध के उत्पादन के लिए चलाया गया था, ये आपका ज्योग्राफी में क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। तो श्वेत क्रांति का संबंध अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र से है? तो दूध कहाँ से प्राप्त होता है बच्चों, आपका पशुपालन से प्राप्त होता है। तो हम लोग को पूछ रहा है कि इसका जो है, इस क्रांति का जो संबंध है कौन सा अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र से? ऑप्शन ए प्राथमिक क्षेत्र, ऑप्शन बी द्वितीय क्षेत्र, ऑप्शन सी तृतीय क्षेत्र, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों, पशुपालन। पशुपालन किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है? प्राथमिक क्षेत्र यानी कि कृषि क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। 8 नंबर का प्रश्न का ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ये आपका 2021 में पूछा गया है, ठीक है। आप लोगों को ध्यान रखना ये क्वेश्चन। प्रश्न संख्या 9 कर रहा है, भारत का कौन सा आर्थिक क्षेत्र सबसे बड़ा है? यानी कि भारत का कौन सा जो आर्थिक क्षेत्र है वो सबसे बड़ा है? ऑप्शन ए प्राथमिक, ऑप्शन बी द्वितीयक, ऑप्शन सी जो है आपका तृतीयक, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों, मैंने बताया आपको कि सबसे ज़्यादा योगदान किसका है, आपका अभी तृतीय क्षेत्र का चल रहा है। वैसे तो हमारा भारत की जो अर्थव्यवस्था हुआ तो कृषि पर निर्भर करती है, लेकिन जो ज़्यादा योगदान दे रहा है बच्चों वो आपका कौन सा है? तृतीय क्षेत्र ज़्यादा रोजगार भी अभी यहाँ पर प्रदान कर रहा है। तो यहाँ पर ऑप्शन 9 नंबर का सी सही हो जाएगा आपका। प्रश्न संख्या 10 कह रहा है आपका किस क्षेत्र को द्वितीय क्षेत्र कहा जाता है? द्वितीय क्षेत्र यानी कि द्वितीय क्षेत्र किस क्षेत्र को कहा जाता है? ऑप्शन ए सेवा क्षेत्र, ऑप्शन बी कृषि क्षेत्र, ऑप्शन सी उद्योग क्षेत्र, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। आप लोग एक बात को अच्छी तरह से माइंड पर बैठा दीजिए, माइंड पर सेट कर दीजिए कि जो है अर्थव्यवस्था 3 क्षेत्र होता है। एक को बोलते हैं प्राथमिक क्षेत्र, दूसरा को बोलते हैं द्वितीय क्षेत्र, तीसरा को बोलते हैं तृतीय क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र कृषि क्षेत्र को कहा जाता है, द्वितीय क्षेत्र उद्योग क्षेत्र को कहा जाता है, और तृतीय क्षेत्र जो है आपका सेवा क्षेत्र को कहा जाता है। तो हम लोगों को क्वेश्चन पूछ रहा है द्वितीय क्षेत्र किसको बोला जाता है? तो द्वितीय क्षेत्र जो है आपका उद्योग क्षेत्र को बोला जाता है। किस क्षेत्र को बोला जाता है बच्चों? उद्योग क्षेत्र। तो ऑप्शन सी आपका जो है आपका सही हो जाएगा, उद्योग क्षेत्र आपका सही हो जाएगा। तो 10 नंबर का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा आप लोग कमेंट कीजिए, जल्दी जल्दी एक तरफ से कमेंट करते चलिए। प्रश्न संख्या 11 कह रहा है शिक्षक द्वारा अपने पुत्र को पढ़ाना कौन सी क्रिया है? एक मास्टर है बच्चों, एक शिक्षक है, एक टीचर है, वो अपने पुत्र को यानी कि अपने बेटे को पढ़ाता है, अपने सन को पढ़ाता है। तो ये किस प्रकार का कार्य है, ये किस प्रकार की क्रिया है? ऑप्शन ए आर्थिक क्रिया, ऑप्शन बी अनार्थिक क्रिया, ऑप्शन सी दोनों ही, इनमें से कोई नहीं। हम लोग क्या जानते हैं बच्चों, आर्थिक क्रिया किसको कहते हैं? आर्थिक क्रिया जब वो कोई आदमी किस उद्देश्य से कोई कार्य करता हो, आर्थिक उद्देश्य यानी कि उसको आर्थिक लाभ मिले, चाहे तो उसको भोजन मिले, चाहे तो उसको आय प्राप्त हो, चाहे उसको कपड़ा मिले, कुछ भी कुछ न कुछ मिले उसको। लेकिन यहाँ पर जो आपका शिक्षक जो है, जो टीचर अपना बेटा को पढ़ाएगा बच्चों, तो यहाँ पर क्या उसको कोई वो उसका बेटा जो है, उसका जो पुत्र है बच्चों, उसको कुछ यानी मंथली इनकम कुछ देगा बच्चों? नहीं देगा। उसको महीने का फीस देगा क्या? नहीं ना उसका, क्योंकि उसका क्या है, अपना पेरेंट है, अपना मतलब पिता है। तो यहाँ पर क्या होगा, यह आर्थिक उद्देश्य की प्राप्ति नहीं होगी। जहाँ पर आर्थिक उद्देश्य की प्राप्ति नहीं होगी वो आर्थिक क्रिया नहीं हो सकती है, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी जो है अनार्थिक क्रिया, ये आपका सही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आय का प्राप्त नहीं हो रहा है, मतलब कि श्रम का कोई भी यहाँ पर उद्देश्य प्राप्त नहीं हो रहा है। प्रश्न संख्या 12 कह रहा है इनमें किसका अर्थव्यवस्था में योगदान नहीं होता? यानी कि इनमें से कौन सा जो है मतलब कि अर्थव्यवस्था में योगदान नहीं करता है? ऑप्शन ए कृषि, ऑप्शन बी उद्योग, ऑप्शन सी बैंकिंग, ऑप्शन डी कालाबाजारी। कृषि प्राथमिक क्षेत्र ये तो योगदान करता है, उद्योग द्वितीय क्षेत्र, बैंकिंग तृतीय क्षेत्र, सेवा क्षेत्र जिसको बोला जाता है तो ये भी करता है। लेकिन कालाबाजारी जो है बच्चों वो अर्थव्यवस्था में क्या करता है, योगदान नहीं करता है। ये क्या करता है बच्चों, आपके अर्थव्यवस्था को गिराता है यानी कि नीचे लेके जाता है, कालाबाजारी। प्रश्न संख्या 13 है भारत की आर्थिक व्यवस्था क्या है? भारत की आर्थिक व्यवस्था है ऑप्शन, ये क्वेश्चन जो है आपका 2012, 2021 और 2021 दो बार यानी कि आपका फर्स्ट सेटिंग में भी पूछा गया है आपका, और बोर्ड मॉडल पेपर में भी दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर प्रश्न संख्या 13 जो है कह रहा है कि भारत की आर्थिक व्यवस्था क्या है, यानी कि भारत का जो अर्थव्यवस्था है वो किस प्रकार की अर्थव्यवस्था है। तो इस क्वेश्चन को हम लोगों ने पहले भी हल कर लिया था। कौन सी अर्थव्यवस्था है बच्चों, आप लोग जल्दी कमेंट कीजिए। प्रश्न संख्या 13 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा आपका, मिश्रित अर्थव्यवस्था, यानी कि सी मिक्स्ड कैपिटल जो है आपका सही हो जाएगा, मिक्स्ड इकोनॉमी जिसको बोलते हैं। प्रश्न संख्या 13 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 14 कह रहा है वर्तमान समय में आर्थिक विकास में किस क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक है? यानी कि वर्तमान में यानी कि अभी प्रेजेंट टाइम में जो है आर्थिक विकास में किस क्षेत्र का योगदान सबसे ज़्यादा है। तो इस क्वेश्चन को भी हम लोग ने पीछे बनाया एक बार, मैंने आपको बता दिया सबसे ज़्यादा जो अभी विस्तारित क्षेत्र है वो आपका तृतीय क्षेत्र है, और इसी का योगदान भारत में अभी सबसे ज़्यादा चल रहा है। तो ऑप्शन ये आपका गलत हो जाएगा, ऑप्शन बी उद्योग क्षेत्र गलत हो जाएगा, ऑप्शन सी आपका सेवा क्षेत्र ये
तृतीय क्षेत्र कहलाता है, ये आपका सही हो जाएगा। तो प्रश्न संख्या 14 का सी सही हो जाएगा। 15 का क्वेश्चन है कि आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र क्या है। आर्थिक विकास का जो तीसरा क्षेत्र है उस क्षेत्र का उस क्षेत्र को क्या कहा जाता है, किस क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन ए कृषि क्षेत्र, ऑप्शन बी विज्ञान क्षेत्र, ऑप्शन सी शिक्षा क्षेत्र और ऑप्शन डी सेवा क्षेत्र। तो तीसरा क्षेत्र के बारे में बोला है बच्चों हम लोग को, तृतीय क्षेत्र जिसको बोलते हैं हम लोग तीसरा। तो तीसरा में कौन आया था बच्चों, आपका सेवा क्षेत्र आता है। कौन सा क्षेत्र आता है आपका, सेवा क्षेत्र का आता है। तो यहाँ पर सेवा क्षेत्र ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। और ये क्वेश्चन आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आपका 2020 में भी पूछा गया, 2021 में भी पूछा गया। आप लोग इसके इंपॉर्टेंट को समझ सकते हैं, 2 बार लगातार पूछा गया है, हो सकता है ये आपको क्वेश्चन आ जाए आगे। ठीक है, प्रश्न संख्या 16 है आपका कि इन आर्थिक क्रियाओं में कौन प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित नहीं है। यानी कि इनमें आपका 4 ऑप्शन दिया हुआ है, इनमें से कौन सा जो क्रिया है प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है। तो प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत क्या आता है आपका, कृषि, पशुपालन, इस प्रकार का कार्य अगर आना चाहिए। ऑप्शन ए आपका मत्स्य पालन, ऑप्शन बी बैंकिंग, ऑप्शन सी खनन, ऑप्शन डी वन। तो इन आर्थिक क्रियाओं में कौन प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित नहीं है, नहीं का बात बोल रहा है बच्चों। तो हम लोग जानते हैं मत्स्य पालन ये है आपका आर्थिक क्षेत्र में, बैंकिंग जो है ये आपका किस में है, बैंकिंग जो है किस में आता है बच्चों आपका ये तृतीय क्षेत्र में आता है, यानी कि सेवा क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो ये आपका बैंकिंग जो है प्रश्न संख्या 16 का बी ऑप्शन ये आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 17 ले रहे हैं हम लोग। एक समाजवादी अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक जो बल है किस पर दिया था। समाजवादी आप लोग समझते हैं ना, मैं चैप्टर जिसमें पढ़ाया था वहाँ पर बहुत ही अच्छी तरह से डीपली के साथ कंसेप्ट को पढ़ाया था। आप लोग अगर नहीं पढ़े हैं तो सबसे पहले पॉज कीजिए और जाकर के पूरे चैप्टर को कंसेप्ट पढ़िए, उसके बाद क्वेश्चन को आंसर करके कीजिएगा, हल कीजिएगा तो आसानी से आपका बन जाएगा। मैंने वहाँ पर बताया था समाजवादी अर्थव्यवस्था किस क्या होता है कि समाजवादी अर्थव्यवस्था में जो है बच्चों आपका पूरा का पूरा जो रहता है, पूरा जो ये रहता है बच्चों आपका सरकार के पास रहती है। यानी कि जो भी उत्पादन के साधन होते हैं उस पर किसका अधिकार रहता है, सरकार का अधिकार रहता है। और वो सरकार क्या करता है बच्चों, लोगों के लिए जल कल्याणकारी कार्य करता है ना, कि जिससे क्या हो, पब्लिक का विकास हो, जैसे ग्रामीण क्षेत्र हर तरह का विकास हो। तो यहाँ पर क्या होगा, ऑप्शन ए आर्थिक स्वतंत्रता, ऑप्शन बी उत्पादन कुशलता, ऑप्शन सी अधिकतम लाभ अर्जन करना, ऑप्शन डी लोक कल्याण। तो अधिकतम लाभ कहाँ पर होता है बच्चों, जब प्राइवेट आदमी होगा तो वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या सोचेगा कि हमको ज़्यादा से ज़्यादा लाभ हो। यहाँ पर तो कोई बात ही नहीं। तो मैंने आपको बताया कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का क्या हो, कल्याण हो। तो यहाँ पर ऑप्शन डी जो है आपका लोक कल्याण ये आपका सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 17 का ये आपका डी सही हो जाएगा। ये क्वेश्चन आपका 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और यहाँ पर हम लोग बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन लिए हैं, 66 क्वेश्चन लिए हैं। एक चैप्टर का 66 क्वेश्चन, मालूम है कोई चीज़ भी आपका छूटने वाला नहीं है, चाहे जहां से भी क्वेश्चन पूछेगा इसके अंतर्गत ही रहेगा आपका। प्रश्न संख्या 18 कह रहा है अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र से हरित क्रांति से संबंधित है। हरित क्रांति बच्चों फसलों यानी कि गेहूं के उत्पादन को बढ़ाने के लिए चलाया गया था ये हरित क्रांति। ठीक है, पंजाब और हरियाणा क्षेत्र में। तो ये हरित क्रांति गेहूं क्या है बच्चों, ये कृषि से संबंधित है। कृषि क्षेत्र किसके अंतर्गत आता है आपका, कौन सा क्षेत्र के अंतर्गत आता है, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र, इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा क्षेत्र के अंतर्गत आता है आपका, प्राथमिक क्षेत्र। ठीक है, तो ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा 18 नंबर का। प्रश्न संख्या 19 कह रहा है योजना आयोग को भंग कर कौन सा आयोग बना। यानी कि जो योजना आयोग था आपका उसको भंग करके, उसको जो है तोड़ करके कौन सा मतलब आयोग का गठन किया गया। ऑप्शन ए नीति आयोग, ऑप्शन बी वित्तीय आयोग, ऑप्शन सी राज्य वित्तीय आयोग, इनमें से कोई नहीं। आप लोग जल्दी आंसर कीजिए इसका। ये क्वेश्चन आपका पूछा गया 2019 में पूछा गया बच्चों फर्स्ट सेटिंग में। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, नीति आयोग। नीति आयोग बनाया गया था बच्चों आपका, योजना आयोग को भंग करके नीति आयोग का गठन किया गया था। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या आपका 20 ले रहे हैं। प्रश्न संख्या 20 क्या कह रहा है बच्चों, आप लोग अच्छी तरह से पढ़िए एक बार। भारत में यह योजना आयोग का गठन कब किया गया था। ठीक है, भारत में जो है योजना आयोग का गठन कब किया गया था। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया बच्चों, इसको नोट डाउन कर लीजिए आप लोग। 2011 में पूछा गया, 2017 में पूछा गया, 2019, 2021 लगातार पूछ रहा है बच्चों, 2-3 साल के अंतर्गत। ठीक है, तो 21 में पूछा गया, 22 में नहीं पूछा था, तो हो सकता है आपको 23 में पूछेगा क्वेश्चन ये। तो भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था। तो इसका ऑप्शन है आपका 15 मार्च 1950, बी ऑप्शन है 15 सितंबर 1950, सी ऑप्शन है 15 अक्टूबर 1950 और डी है इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा बच्चों, 15 मार्च 1950 को ये आपका जो है योजना आयोग जो है प्लानिंग कमीशन, उसका क्या किया गया था, गठन किया गया था। तो 20 का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 21 कह रहा है बच्चों नीति आयोग, जो योजना आयोग या नीति आयोग का जो है
अध्यक्ष है वो अध्यक्ष कौन होता है, यानी कि नीति आयोग का जो है अध्यक्ष कौन होता है? ऑप्शन ए राष्ट्रपति, ऑप्शन बी उपराष्ट्रपति, ऑप्शन सी प्रधानमंत्री, ऑप्शन डी राज्यपाल। तो मैंने जब चैप्टर पढ़ा रहा था वहाँ पर मैं क्या बताया था आपको कि योजना आयोग का जो गठन होता है उस देश का क्या होता है, प्रधान जो होता है वही होता है। तो देश का प्रधान कौन है बच्चों आपका? भारत का प्रधान कौन, भारत देश का प्रधान कौन होता है? प्रधानमंत्री। तो यहाँ पर प्रधानमंत्री क्या हो जाएगा बच्चों आपका? ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। तो नीति आयोग का जो है अध्यक्ष कौन होता है बच्चों आपका? प्रधानमंत्री होता है। प्रश्न संख्या 22 कह रहा है बच्चों भारत में नीति आयोग की स्थापना कब हुई? देखो दो चीजें बच्चों, एक है योजना आयोग, तो योजना आयोग हम लोग जान लिए 15 मार्च 1950, और इसी योजना आयोग को बाद में क्या कर दिया गया बच्चों आपका? नीति आयोग में बदल दिया गया। तो ये नीति आयोग का गठन जो है स्थापना कब किया गया? ऑप्शन ए जो है आपका 1 जनवरी 2015, बी ऑप्शन है 1 जनवरी 2016, सी ऑप्शन है 1 अप्रैल 2015 और डी है 1 अप्रैल 2014। तो इसमें कौन सा आपका ऑप्शन सही हो जाएगा बच्चों आपका? तो प्रश्न संख्या 22 का ए ऑप्शन सही हो जाएगा 1 जनवरी 2015। ठीक है, याद रहेगा आपको, योजना आयोग 15 मार्च 1950 और जबकि आपका नीति आयोग 1 जनवरी 2015 को। प्रश्न संख्या 23 कह रहा है भारत में विकास की नीति कौन सी संस्था बनाती है? भारत में जो विकास की जो नीति है बच्चों वो कौन सी संस्था बनाती है? ए ऑप्शन है योजना आयोग, बी ऑप्शन है आपका राष्ट्रीय विकास परिषद, सी ऑप्शन है आपका नीति आयोग और डी ऑप्शन आपका इनमें से कोई नहीं। तो हम लोग जानते हैं जो योजना आयोग था उसी का नाम बदल करके अभी नीति आयोग हो गया। तो ये हम लोग का क्या बनाता है बच्चों आपका? विकास की नीति को बनाता है। तो ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। पर 23 नंबर का आपका 23वां प्रश्न का आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 24 कह रहा है कि भारत की आर्थिक व्यवस्था का, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 24 क्या कह रहा है? प्रश्न संख्या 24 कह रहा है आपका कि भारत की आर्थिक व्यवस्था है, ये आपका क्वेश्चन 2012 में पूछा गया है। ऑप्शन ए सकल राष्ट्रीय उत्पाद, ऑप्शन बी प्रति व्यक्ति आय, ऑप्शन सी आर्थिक कल्याण का आधार, ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन डी, क्योंकि भारत का जो आर्थिक व्यवस्था है क्या बच्चों वो आपका सकल राष्ट्रीय उत्पाद है, प्रति व्यक्ति आय और आर्थिक कल्याण का आधार, ये तीनों है बच्चों। तो इनमें से आपका सही हो जाएगा सभी। तो डी नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा 24 नंबर का। प्रश्न संख्या 25 कह रहा है बच्चों भारत में आर्थिक विकास का मुख्य श्रेय किसको दिया जाता है किसे? ऑप्शन ए पूंजी, ऑप्शन बी सेवा, ऑप्शन सी नियोजन, ऑप्शन डी व्यापार। तो यहाँ पर ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा बच्चों आपका? नियोजन सही हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन सी जो है आपका नियोजन, ये आपका सही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि नियोजन जो है इसी के आधार पर जो है हम लोग का भारत का जो सारा चीज़ योजनाएं बनती है और 5 साल का जिसके अंतर्गत हम लोग का पंचवर्षीय योजना चलती है ना, पंचवर्षीय योजना जो कि 1951 से शुरू हुआ था, लगातार 1951 से 55 5 साल का चलता है लगातार, है ना। तो ये आपका है 26वां प्रश्न है आपका 26वां नंबर का कि आर्थिक विकास की माप करने के लिए एक उचित सूचकांक है। यानी कि अगर आपको आर्थिक विकास की माप करनी है तो बच्चों इसके लिए एक उचित सूचकांक कौन सा है? ऑप्शन ए राष्ट्रीय आय, ऑप्शन बी प्रति व्यक्ति आय, ऑप्शन सी उपभोक्ता व्यय, ऑप्शन डी जीवन प्रत्याशा। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा बच्चों आपका? मैंने आपको बताया था कि प्रति व्यक्ति आय जो होती है सबसे उचित होती है, यानी कि इसी के आधार पर क्या किया जाता है? आर्थिक विकास का माप किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका? प्रति व्यक्ति आय हो जाएगा। प्रश्न संख्या 27 कह रहा है आपका राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? जो राष्ट्रीय विकास परिषद होता है बच्चों इसका अध्यक्ष, इसका प्रेसिडेंट कौन होता है? ऑप्शन ए वित्त मंत्री, ऑप्शन बी प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी ए बी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से यानी राष्ट्रपति। तो इसमें कौन होता है बच्चों? राष्ट्रीय विकास का जो अध्यक्ष होता है वो कौन होता है आपका? प्रधानमंत्री होता है ना। ये क्वेश्चन आपका पहले भी आया था एक बार। चले आगे बढ़ते हैं। 28वां प्रश्न कह रहा है किस आधुनिक यंत्र के आगमन के बाद सूचना, शिक्षा, ज्ञान सर्व सुलभ हो गया? यानी कि कौन सा इनमें से जो यंत्र आया इसके बाद क्या हो गया? शिक्षा का और सूचना का और ज्ञान सब कुछ क्या हो गया? आसान हो गया। तो ऑप्शन ए है मोबाइल फोन, ऑप्शन बी कंप्यूटर, ऑप्शन सी कैलकुलेटर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा बच्चों आपका? कंप्यूटर। इसके द्वारा सारा कार्य क्या हो गया? बहुत ही आसान हो गया। तो ये आपका ऑप्शन बी जो है कंप्यूटर 28 नंबर का सही हो जाएगा। 29वां प्रश्न है आपका जनसंख्या वृद्धि से आर्थिक विकास की गति क्या होती है? यानी कि जनसंख्या में क्या हो बच्चों? अगर वृद्धि हो, जनसंख्या में कैसी हो? वृद्धि हो, तो इससे आर्थिक विकास जो है क्या बच्चों? आर्थिक विकास जो है वो घटती है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन ए तीव्र होती है, ऑप्शन बी मंद हो जाती है, ऑप्शन सी सामान्य रहती है, कुछ भी नहीं। तो यहाँ पर क्या हो जाती है? घट जाती है, यानी कि मंद होती है ना, धीमी पड़ जाती है। अर्थव्यवस्था जो है आपका आर्थिक विकास की गति जो है आपकी मंद पड़ जाती है, धीमी पड़ जाती है। तो 29 का ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। प्रश्न 30 कह रहा है समावेशी विकास से जीवन स्तर ऊंचा होता है। यानी कि समावेशी विकास आप लोग जानते होंगे समावेशी विकास क्या होता है? तो समावेशी विकास होता है कि समाज के सभी वर्गों का क्या होना? एक साथ विकास होना, समान विकास। ठीक है, सभी वर्ग का, कोई भी मतलब किसी भी प्रकार का यहाँ पर वर्ग नहीं देखा जाएगा, सबका एक समान विकास होगा। तो इसको बोलेंगे हम लोग समावेशी विकास। तो बोलता है कि समावेशी विकास से जीवन स्तर ऊंचा होता है
ऑप्शन ए कुछ लोगों का, ऑप्शन बी समाज के कुछ वर्गों का, ऑप्शन सी समाज के सभी वर्गों का, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो मैंने बताया सभी वर्गों का, तो यहाँ पर समाज के सभी वर्गों का ऑप्शन सी जो है आपका सही हो जाएगा। तो 30 नंबर का प्रश्न का 30 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 31 कह रहा है बच्चों आपका 12वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या है। जो आपका 12वीं पंचवर्षीय योजना है इसका अवधि पूछ रहा है बच्चों। हम लोग जानते हैं जो है पंचवर्षीय योजना की अवधि कितनी होती है, 5 साल की होती है, लेकिन हमको बोल रहा है कि कब से कब तक था, यानी कि 12वीं पंचवर्षीय योजना। तो यहाँ पर ऑप्शन ए है आपका, ऑप्शन ए है 2012 से 2017, ऑप्शन बी 2007 से 2012, ऑप्शन सी 2009 से 14 और ऑप्शन डी 2006 से 11। तो 12वीं है बच्चों, तो हम लोग को किस तरह से निकालेंगे, 12वीं है पंचवर्षीय योजना, यानी 5 वर्षीय योजना था। 12 को 5 से गुना कर देते कितना होता है हम लोग, 12 और 12 पंचे 60, ठीक है। इस प्रकार से 60 हो गया। और कब शुरू हुई थी बच्चों आप लोग का, 1951। तो 1951 में 60 जोड़ दिए तो कब कितना हो जाएगा, लगभग आपका 2011 हो जाएगा। तो 2011 मतलब कि 2011 तक आपका चलते रहेगा। 2011 के बाद कौन सा साल होता है, 2012। तो 12वीं पंचवर्षीय योजना जो थी आपका 2012 से 2017 तक चली थी, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरह से याद रखेंगे, या आप लोग डायरेक्ट याद रख सकते हैं 12वीं पंचवर्षीय योजना, यानी कि 12वीं पंचवर्षीय योजना 2012, 12वीं 2012 से स्टार्ट हुआ, ठीक है। इस तरह से याद रहेगा आपको। चले आगे बढ़ते हैं हम लोग। प्रश्न संख्या 32 को ले रहे हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सामान्यतः किसी देश के विकास का स्तर किस आधार पर निर्धारित किया जाता है। यानी कि सामान्यतः किसी भी देश का जो है विकास का जो स्तर है किस आधार पर जो है निर्धारित किया जाता है। ऑप्शन ए है आपका प्रति व्यक्ति आय, ऑप्शन बी साक्षरता दर, ऑप्शन सी स्वास्थ्य की स्थिति, ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो क्या हो जाएगा बच्चों, प्रति व्यक्ति तो आय होता ही है, साक्षरता दर को भी देखा जाता है, स्वास्थ्य की स्थिति को भी देखा जाता है, यानी कि हेल्थ सेक्टर को। क्या ऑप्शन डी आपका जो है सही हो जाएगा। 32 नंबर का आपका डी नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 33 ले रहे हैं हम लोग। प्रश्न संख्या 33 कह रहा है बच्चों आपका प्रथम पंचवर्षीय योजना शुरू हुई। तो हम लोग जानते हैं पंचवर्षीय योजना जो थी आपका 1951 से शुरू हुई थी, और पहला जो चला था 1951 से लेकर के 1955 तक चला था, है ना, ये 56 तक। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा बच्चों आपका, यहाँ पर कितना हो जाएगा बच्चों आपका 1951, यानी कि ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 34 ले रहे हैं आपका 34 कि 11वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या है। तो हम लोग जब 12वीं का निकाल लिए थे आसानी से, तो यहाँ पर 11वीं का भी निकाल लेंगे। ऑप्शन ए है 2008 से 2013, 2006 से 2011, ऑप्शन सी 2009 से 2014, ऑप्शन डी 2007 से 2012। तो कितना हो जाएगा बच्चों, हम लोग का जो 12वीं था वो कब से चला था, 2012 से लेकर के 2017 तक। तो 12 से 7 साल घटा दिए, ये 5 साल घटा दिए, कितना हो जाएगा 2007 से 2012, है ना। 12 से 5 घटा देंगे तो 7 बचेगा, 7 5 12, तो 2007 से लेकर के 2012। तो ऑप्शन यहाँ पर कौन सा सही हो जाएगा आपका, ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा इस 34 नंबर का प्रश्न का। प्रश्न संख्या 35 कर रहा है राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था। जो आपका राष्ट्रीय विकास परिषद है इसका गठन आपका कब हुआ था, 1950, 1951, 1952, इनमें से कोई नहीं। तो राष्ट्रीय विकास परिषद आप लोग को ध्यान रखना बच्चों, एक है योजना आयोग, इसमें 2 तिथि है बच्चों इंपॉर्टेंट रूप से, एक है योजना आयोग और दूसरा आपका राष्ट्रीय विकास परिषद। तो योजना आयोग का गठन 1950 में, जबकि यहाँ पर जो है राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब होगा, यहाँ पर 1952 में, ठीक है। याद रहेगा आपको 1952, ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। ये आपका क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों, 2 बार पूछा गया आपका 2021, 2019 और 2021। चलिए प्रश्न संख्या 36 है आपका आर्थिक विकास संबंधित है। आर्थिक विकास जो संबंधित है, ये प्रश्न संख्या 2021 में पूछा गया है बच्चों। 36 नंबर का प्रश्न आर्थिक विकास संबंधित है। ऑप्शन ए परिमाणात्मक परिवर्तन से, गुणात्मक परिवर्तन से, ऑप्शन सी ए बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन हो जाएगा बच्चों, ऑप्शन सी सही हो जाएगा, यानी कि इसमें परिमाणात्मक और गुणात्मक ये दोनों परिवर्तन से है संबंधित, ठीक है। चले 37वां प्रश्न है आपका है भारतीय योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। यानी कि भारत का जो योजना आयोग है इसका प्रथम अध्यक्ष कौन था बच्चों। ऑप्शन ए मोरारजी देसाई, ऑप्शन बी लाल बहादुर शास्त्री, ऑप्शन सी पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन डी राजीव गांधी। तो अभी हम लोग जानते हैं जो योजना आयोग का जो सब कुछ करता है बच्चों वो कौन होता है, प्रधानमंत्री। तो उस समय हम लोग का प्रधानमंत्री कौन था, 1951 में हम लोग का बना था वो आपका, इस टाइम में मतलब कि प्रथम जो आपका भारतीय योजना उसमें था प्रथम अध्यक्ष कौन बना था बच्चों आपका, पंडित जवाहरलाल नेहरू, पीटी नेहरू, यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू। याद रहेगा आपको। चले 38वां प्रश्न है आपका निम्न में से कौन बीमारू राज्य है। बीमारू राज्य यानी कि बहुत ही पिछड़ा राज्य है बीमारू राज्य। ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी उड़ीसा, इनमें से सभी। आप लोग बीमारू का फुल फॉर्म जानते हैं बच्चों। बीमारू राज्य के अंतर्गत कितना राज्य आता है बच्चों बीमारू राज्य के अंतर्गत। तो हम लोग जानते हैं इस तरह से बी आई से यहाँ हो जाएगा बिहार, ठीक है। एम ए से यहाँ पर एक हो जाएगा मध्य प्रदेश, और आर से हो जाएगा राजस्थान, और यू से हो जाएगा आपका उत्तर प्रदेश। याद रहेगा आपको किस तरह से, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश। तो इनमें से ऑप्शन को देख लीजिए जो आपका ऑप्शन
इनमें से मैच नहीं करेगा वो आपका बीमारू राज्य हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जो मैच कर जाएगा बच्चों वो बीमारू राज्य। तो बिहार, बीमारू में बिहार भी आता है, मध्य प्रदेश भी आता है, ऑप्शन सही है सी ओडिशा। तो ओडिशा बच्चों यहाँ पर ऑप्शन जो है आपका क्वेश्चन जो सेटिंग किया गया यहाँ ऑप्शन में आपका उत्तर प्रदेश करना था, ठीक है, मिसिंग हो गया है। तो यहाँ पर उत्तर प्रदेश आप लोग लिख देंगे। तो यहाँ पर बिहार भी हो जाएगा, मध्य प्रदेश भी हो जाएगा, उत्तर प्रदेश भी हो जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। तो 38वां प्रश्न का ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 39 कह रहा है बिहार में मानव विकास को कौन सा रूप दिया गया है, यानी कि बिहार में जो है मानव विकास को कौन सा रूप दिया गया है। ए जन आंदोलन, बी व्यक्तिगत आंदोलन, सी सामाजिक आंदोलन, पारिवारिक आंदोलन। तो कौन सा आंदोलन बच्चों यहाँ पर नाम दिया गया है, जन आंदोलन, ठीक है, किसमें, बिहार राज्य में मानव विकास को नाम दिया गया है। प्रश्न संख्या 40 कह रहा है इनमें कौन आधारभूत संरचना नहीं है, यानी कि आधारभूत संरचना तो आप लोग जानते हैं जिससे क्या होता है, मूलभूत यानी कार्य पूरा होता है, जैसे बिजली, जैसे आपका सड़क, जैसे परिवहन, है ना, ये सब चीज़, स्कूल, शिक्षा, स्वास्थ्य, ये सब चीज़। तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन ए है उद्योग, ऑप्शन बी पानी, ऑप्शन सी बिजली और सड़क। यानी कि इसमें आधारभूत संरचना यानी कि जरूरी है बच्चों, पानी तो जरूरी है, ये आधारभूत संरचना के अंतर्गत आएगा, बिजली भी, है ना, उसके बाद सड़क, बिना सड़क के तो एक स्थान से दूसरा स्थान यात्रा भी करना नहीं मुश्किल है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों, उद्योग, उद्योग रहे नहीं रहे ये आधारभूत संरचना के अंतर्गत नहीं आता है। तो यहाँ पर ये ऑप्शन आपका ए आपका सही हो जाएगा, यहाँ पर नहीं वाला क्वेश्चन पूछ रहा था। प्रश्न संख्या 41 कह रहा है बच्चों आपका कि प्रथम मानव विकास रिपोर्ट किसके निर्देशन पर तैयार की गई थी, यानी कि जो है प्रथम मानव विकास रिपोर्ट जो था, प्रथम यानी कि फर्स्ट जो है आपका ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट जो तैयार किया गया था, किसके नेतृत्व में, किसके निर्देशन में तैयार की गई थी। ऑप्शन ए अभिजीत विनायक बनर्जी, ऑप्शन बी अमर्त्य सेन, ऑप्शन सी महबूबुल हक और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो कौन था बच्चों, ये आपका मुसलमान था, यानी कि महबूबुल हक साहब थे, जो क्या किया था भारत में, यानी कि प्रथम ये जो है मानव विकास रिपोर्ट का क्या किया था, निर्देशन यानी कि तैयार किया गया था इसी के निर्देशन में। चलिए प्रश्न संख्या 42 है मानव विकास सूचकांक में भारत का क्या स्थान है, यानी कि मानव विकास जो सूचकांक है इसमें भारत का कौन सा स्थान है। ऑप्शन ए 126, ऑप्शन बी 127, ऑप्शन सी 129, ऑप्शन डी 128। जल्दी से आप लोग आंसर कीजिए कौन सा आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा। तो 126, ठीक है, याद रहेगा आपको। तो मानव विकास सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान है बच्चों, 126, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 43 43 कह रहा है बच्चों भारत पहला मानव विकास सूचकांक किस अर्थशास्त्री ने तैयार किया गया था, किस अर्थशास्त्री ने तैयार किया था। तो अभी हम लोग पढ़े इससे पहले, यानी कि सेकंड लास्ट, इससे दो क्वेश्चन, एक क्वेश्चन पहले पढ़े बच्चों कि किसने तैयार किया था, महबूबुल हक साहब ने किया था। तो ये ऑप्शन बी आपका 43 का सही हो जाएगा। चलिए प्रश्न संख्या 44 कह रहा है मानव विकास के मामले में सर्वोच्च राज्य कौन सा है, यानी कि मानव विकास के मामले में सर्वोच्च राज्य कौन सा है। ए गुजरात, बी पंजाब, केरल और कर्नाटक। तो इसमें से कौन सा आपका ऑप्शन हो जाएगा बच्चों, सबसे ज़्यादा मानव विकास यानी कि सबसे ज़्यादा प्रति व्यक्ति आय भी किसका है। तो यहाँ पर क्या है बच्चों आपका राज्य में केरल, ठीक है। तो यहाँ पर कौन हो जाएगा बच्चों, मानव विकास के मामले में आपका केरल सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 45 45 कह रहा है भारत में पहला मानव विकास रिपोर्ट जारी हुआ, यानी कि भारत में जो है पहला मानव विकास रिपोर्ट कब जारी हुआ था। ऑप्शन ए 2002, ऑप्शन बी 2003, ऑप्शन सी 2004, ऑप्शन डी 2005। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, 2002 में जो है भारत का पहला मानव विकास रिपोर्ट आपका जारी हुआ था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 46 46 कह रहा है आपका भारत की प्रति व्यक्ति आय 2004 के आंकड़ों के अनुसार कितनी है, यानी कि 2004 के अनुसार आपको पर कैपिटा इनकम बतानी है बच्चों। ऑप्शन ए 22,000, ऑप्शन बी 16,000, ऑप्शन डी 28,000, ऑप्शन सी 28,000, ऑप्शन डी 25,000। तो कौन कितना होगा बच्चों आपका, 2004 के अनुसार कितना था आपका, 28,000 था, कितना था प्रति व्यक्ति आया आपका 28,000। तो 46 का कितना हो जाएगा आपका, ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ठीक है। आप लोग कमेंट लाइक कर दीजिए बच्चों आप लोग, और सारे क्वेश्चन का आप लोग लगातार कमेंट्स करते रहिए, और बाकी अपने फ्रेंड को भी शेयर कर दीजिए। आइए 47 का 7 नंबर के प्रश्न को ले लेते हैं। ये क्वेश्चन आपका 2021 में पूछा गया है। तो इनमें से कौन गैर आर्थिक आधारभूत संरचना का घटक है, यानी कि पूछ रहा है गैर आर्थिक आधारभूत संरचना। तो ऑप्शन है संचार, वित्त, शिक्षा, यातायात। कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा, तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा बच्चों आपका, शिक्षा जो है आपका क्या हो जाएगा, गैर आर्थिक आधारभूत संरचना का घटक हो जाएगा, ठीक है। चले प्रश्न संख्या 48 यानी कि 48 कह रहा है निम्न में से कौन आर्थिक आधारभूत संरचना का घटक है। आर्थिक, अब देखिए वहाँ पर क्या पूछ रहा था, गैर आर्थिक, यहाँ पर क्या बोल रहा है आपका आर्थिक आधारभूत संरचना का घटक पूछ रहा है। ऑप्शन ए वित्त, ऑप्शन बी शिक्षा, ऑप्शन सी स्वास्थ्य, ऑप्शन डी नागरिक सेवाएं। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, वित्त जो है वो क्या हो जाएगा आपका आर्थिक आधारभूत संरचना का घटक हो जाएगा। चले प्रश्न संख्या 49 कह रहा है किसने कहा कि बिहार के विकास के बिना भारत का विकास संभव नहीं है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जब मैंने चैप्टर पढ़ाया था वहाँ पर भी आप लोग को बताया था कि इसको तो नोट डाउन करना ही, अपना माइंड में सेट कर देना, इसको क्वेश्चन को बार बार पूछा जाता है। ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है 2019 में प्रथम सीटिंग यानी फर्स्ट पाली में पूछा गया है।
ऑप्शन ए है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब, बी नरेंद्र मोदी, डी सी जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो किसने कहा था बच्चों, आपका जो आपका राष्ट्रपति था डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब, इन्होंने कहा था कि बिहार के विकास के बिना भारत का विकास क्या है, संभव नहीं है। ठीक है, चले प्रश्न संख्या 50 यानी कि 50 आपका हाफ सेंचुरी पूरा हो रहा है। तो यहाँ पर एक बार जोशीले रूप से आप लोग कमेंट लाइक कर दीजिए बच्चों, शेयर कर दीजिए अच्छी तरह से। तो बिहार में किसकी प्रधानता है, जो आपका बिहार राज्य है इसमें किसकी प्रधानता है बच्चों, उद्योगों की, ऑप्शन ए उद्योग की, ऑप्शन बी पशुपालन की, ऑप्शन सी खनिज की, ऑप्शन डी कृषि की। उद्योग तो कोई उद्योग है नहीं, जो भी था वो आपका झारखंड में चले गया था। पशुपालन तो होता है लेकिन उतना स्तर पर नहीं हो पाता है। खनिज मौजूद है ही नहीं बच्चों, सिर्फ और सिर्फ क्या है, बस थोड़ा कंकड़ पत्थर बालू है। और यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका कृषि जो है आपका सही ऑप्शन हो जाएगा। तो सबसे भारत की जो बिहार में जो है प्रधानता है किसकी बच्चों, कृषि की। चलिए प्रश्न संख्या 51 यानी कि 51 कह रहा है भारत की जनसंख्या 2011 के अनुसार कितनी है, यानी कि भारत की जो जनसंख्या 2011 के अनुसार कितनी है बच्चों। ऑप्शन ए 115.08 करोड़, ऑप्शन बी 120.04 करोड़, ऑप्शन सी 121.02 करोड़, ऑप्शन डी 119.05 करोड़। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, 121.02 करोड़ आपका। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग को ऐसे ही याद रखना है बच्चों 121 करोड़। तो देखिए यहाँ पर चारों ऑप्शन में से एक ऑप्शन के अलावा और कोई भी ऑप्शन में 121 करोड़ नहीं दिया गया है, तो ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। इस तरह से भी आप मोटा मोटी याद रख सकते हैं लगभग को। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 52 जो है आपका 52 ले रहे हैं। वर्तमान बिहार की साक्षरता दर कितनी है, यानी कि अभी प्रेजेंट में बिहार की जो है साक्षरता दर कितनी है, 59.68, 73.39%, 69.68 और 68.39%। तो अभी वर्तमान में कितनी है बच्चों आपका, तो 73.9% है, 73.39%। ठीक है, वर्तमान बिहार की साक्षरता दर है ये आपका। चले प्रश्न संख्या 53 कह रहा है बिहार राज्य में लोगों की आजीविका का मुख्य आधार क्या है। बिहार जो राज्य है इसमें आजीविका का मुख्य आधार क्या है। तो अभी हम लोगों ने पढ़ा कि कृषि क्या है, बिहार में प्रधानता है, इसलिए यहाँ पर मुख्य आधार क्या हो जाएगा आपका, कृषि। ऑप्शन बी आपका 53 नंबर का सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग प्रश्न संख्या 54 को ले रहे हैं कि बिहार की जनसंख्या 2011 के अनुसार कितनी है। ये आपको वहाँ पर हम लोग ने बना दिया बच्चों, वहाँ पर है ना, तो वो वहाँ पर भारत का पूछा गया था हम लोग को, तो वहाँ पर बताया 121.02 करोड़, लेकिन बिहार की जनसंख्या जो है 2011 के अनुसार कितनी है। ऑप्शन ए 10,25,04,280, ऑप्शन बी 10,10,15,637, ऑप्शन सी 10,38,04,637 और ऑप्शन डी 10,25,04,600 इतना दिया है मतलब। तो यहाँ पर ऑप्शन जो है आपका सी क्या हो जाएगा बच्चों, आपका सही हो जाएगा, यानी कि 10,38,00,000। मोटा मोटी आपको याद रखना है 10,38,00,000। ठीक है, 4,637 याद रहे नहीं रहे, लेकिन 10,38,00,000 आपको याद रखना है। तो ऑप्शन सी 54 नंबर का सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 55 कह रहा है बिहार के विकास में एक बहुत बड़ी बाधा है, यानी कि इनमें से कौन जो कारण है वो बिहार के विकास के लिए एक बहुत ही बड़ी बाधा है। ऑप्शन ए अकाल, ऑप्शन बी बाढ़, ऑप्शन सी सुखाड़, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो सबसे बड़ी जो बाधा है वो क्या है आपका बच्चों, बाढ़। उत्तरी जो बिहार वो पूर्ण रूप से बाढ़ से घिरा हुआ है ना। जितनी भी हिमालय की नदियाँ आती है वो अपने साथ क्या कर लेती है, बहुत ही तूफानी चाल और धारा के साथ चलती है। तो क्या हो जाता है, सारे खेत और घर मकान ये सब क्या हो जाता है बच्चों, उसमें समा जाते हैं, फसलें भी नष्ट हो जाती है ना, विस्थापित होना पड़ता है लोगों को। तो लोग क्या होते हैं 3-4 महीना 4-5 महीना तक उसी में लगे हुए रह जाते हैं, जिस कारण से क्या हो जाती है, एक बड़ी बाधा उत्पन्न हो जाती है बिहार के विकास के लिए। प्रश्न संख्या 56 कह रहा है विकास दर के मामले में कौन सा राज्य अग्रणी है, यानी विकास दर डेवलपमेंट रेट के बारे में पूछ रहा है बच्चों, सिर्फ विकास के बारे में पूछ रहा है, मानव विकास के बारे में। तो कौन सा राज्य होगा आपका, हम लोगों ने पिछला क्वेश्चन बनाया था केरल, लेकिन यहाँ पर विकास रेट के बारे में पूछ रहा है, तो ऑप्शन बी आपका गुजरात आपका सही हो जाएगा 56 नंबर का। ठीक है, चले प्रश्न संख्या 57 ले रहे हैं 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार में कुल कितने प्रतिशत लोग साक्षर हैं। देखिए अभी हम लोग ने एक क्वेश्चन बनाया वर्तमान में बिहार में साक्षरता दर कितना है, तो 73 है ना, 73 प्लस है। और यहाँ पर क्या है कि 2011 के अनुसार पूछा है, तो ऑप्शन ए 60.96, ऑप्शन बी 63.50, ऑप्शन सी 63.82, ऑप्शन डी 60.81। तो कौन सा ऑप्शन आपका 57 का सही होगा बच्चों, कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, 63.82। ठीक है, तो आपका जो है बिहार का जो है साक्षरता दर 2011 के अनुसार कितना है आपका 63.82। ठीक है, ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। 8वां प्रश्न है आपका बिहार राज्य है, ये क्वेश्चन आपका द्वितीय पाली में पूछा गया 2021 का। तो बिहार राज्य क्या है, उद्योग प्रधान तो गलत है, झारखंड में चले गए, पशुपालन प्रधान, खनिज प्रधान, कृषि प्रधान। तो यहाँ पर ये ऑप्शन आपका कृषि प्रधान जो है आपका सही हो जाएगा, क्यों, क्योंकि पशुपालन भी इसी के अंतर्गत आता है आपका। ठीक है, चले प्रश्न संख्या आपका जो है 59 कह रहा है आपका कि निम्न
में से कौन पिछड़ा राज्य है, ठीक है, इनमें से जो है कौन पिछड़ा राज्य है। तो आप लोग को ये ट्रिक याद रखना है, बीमारू ये वाला याद रखना है, बीमारू से कोई भी राज्य देगा आप तुरंत निकाल लेंगे। बी से बिहार, एम ए से मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश। तो देखिए पंजाब ये नहीं होगा, हरियाणा भी नहीं होगा, ऑप्शन सी महाराष्ट्र भी नहीं होगा, ऑप्शन डी जो है बिहार आपका सही हो जाएगा। तो बीमारू राज्य कौन है इसमें से, आपका बिहार हो जाएगा, ठीक है। प्रश्न संख्या 60 है, किस अर्थशास्त्री ने कहा था कि गरीबी कैंसर रोग है, यानी कि गरीबी जो है वो क्या है, कौन सा रोग है आपका, कैंसर रोग है। ऑप्शन ए मार्शल साहब, ऑप्शन बी कुजनेट साहब ने, ऑप्शन सी आर्थर लेवी साहब ने, और ऑप्शन डी ब्राउन साहब ने। तो किसने कहा था कि जो गरीबी जो है क्या बच्चों ये कैंसर है, तो किसने कहा था, कुजनेट साहब ने कहा था। तो आप लोग को याद रखना है कुजनेट कौसे कैंसर, ठीक है। इस तरह से आप लोग को जो है लेटर शब्द अक्षर के साथ याद रख लेना है। कुजनेट साहब ने कहा था कि गरीबी क्या है, एक कैंसर है, ठीक है। तो नाम के आधार पर हम लोग याद रख लेंगे। प्रश्न यहाँ 61 कह रहा है कि केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, CSO यानी कि सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन ने बिहार का वर्तमान विकास दर कितना माना है, यानी कि वर्तमान का जो विकास दर है ये CSO ने कितना माना है बिहार का। ऑप्शन ए 11%, ऑप्शन बी 11.5%, ऑप्शन सी 11.03%, ऑप्शन डी 12.03%। तो कौन सा ऑप्शन ये हमारा सही हो जाएगा, 11.03%। बिहार का जो है आपका वर्तमान का विकास दर जो है आपका डेवलपमेंट जो रेट है आपका वो कितना है, 11.03 है, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 62 ले रहे हैं हम लोग। कृषि जनित उद्योगों के विकास के किस राज्य का विकास किया जा सकता है, यानी कि कृषि जनित उद्योगों के विकास से किस राज्य का विकास किया जा सकता है। तो हम लोग जानते हैं बिहार क्या है बच्चों, एक कृषि प्रधान है, यानी कि कृषि ज़्यादा होती है, तो यहाँ पर कृषि वाले उद्योग लगा करके उसका विकास किया जा सकता है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए है बिहार, पंजाब, केरल, पश्चिम बंगाल। तो यहाँ पर बिहार ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा, है ना। चलिए प्रश्न संख्या 63 लेना है आपका, है ना, खत्म ही होने वाला है, 3-4 क्वेश्चन बचा हुआ है आप लोग, है ना, एक बार लाइक कर दीजिए अच्छी तरह से बच्चों। चलिए प्रश्न संख्या 63 कह रहा है मानव की न्यूनतम आवश्यकता क्या है। मानव की जो है न्यूनतम आवश्यकता यानी कि कम से कम उसको क्या क्या चाहिए, तो कम से कम हम लोग जानते हैं मानव को क्या चाहिए बच्चों, रोटी कपड़ा और मकान। तो ऑप्शन ए है रोटी कपड़ा मकान, ऑप्शन बी रोटी फल और सब्जी, सी कपड़ा रोटी और सब्जी, डी तेल। तो रोटी का फल और सब्जी ऑप्शन बी जो है गलत हो जाएगा, क्योंकि रोटी तो चाहिए और फल और सब्जी ये क्या है, फल और फूल लेकर के क्या करेंगे बच्चों, फूल लेकर के आप किसी को प्रपोज करने थोड़े जाएंगे। अभी तो आप लोग को पढ़ने का समय है बच्चों, है ना, ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत कीजिए, अभी वो फूल और फल पर ध्यान नहीं दीजिए, ठीक है। तो आप लोग को क्या रखना है, रोटी कपड़ा और मकान, है ना, रोटी मिल जाए किसी तरह से, कपड़ा मिल जाए और मकान मिल जाए रहने का। उसके बाद हम लोग क्या करें, अपना जीवन का एक एम फिक्स करके अभी हम लोग को क्या करना है बच्चों, लगातार 6-7 महीना आपके पास बचा हुआ है। इस 6-7 महीने में क्या करना है आप लोग, दिन रात एक करके मैट्रिक में 80-90% आपको मार्क्स गेन करनी है बच्चों, जिस तरह से भी हो, ठीक है। आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है, आप लोग को ऐसे लग रहा है कि 6-7 महीना बचा हुआ है, लेकिन यहाँ पर आप लोग अगर देखेंगे बच्चों तो एक दिन में आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा 24 घंटा में कितना घंटा पढ़ते हैं। मैं तो आपको बताऊंगा कि आप लोग जो है ज़्यादा से ज़्यादा 6 घंटा पढ़ते होंगे, ठीक है। इधर उधर फालतू का टाइम वेस्ट करते हैं, तो 6 घंटा अगर पढ़ते हैं तो एक दिन में अगर 6 घंटा पढ़ते हैं तो बच्चों 30 दिन में कितना पढ़ते होंगे, तो 8-6-48। इस तरह से आप लोग लगभग है कि कितना पढ़ेंगे, 6-18, यानी कि आपका 8 दिन बनेगा, यानी कि एक महीना में सिर्फ आप 8 दिन ही कंटिन्यू पढ़ पाते हैं, 8 दिन। तो ये 8 दिन जो है एक महीना का हो गया, तो 6 महीना का 6-8-48, यानी कि आपके पास सिर्फ और सिर्फ 50 दिन बचा हुआ है बच्चों। इस 50 दिन को आप लोगों को क्या करना है, एक जो है सोने की तरह धार बना करके क्या करना है बच्चों, आप लोग को मेहनत करनी है। प्रश्न संख्या 64 कह रहा है आपका गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले शहरी लोगों की कैलोरी की मात्रा कितनी होती है, यानी कि गरीबी रेखा के नीचे रह रहा हो कोई भी मानव जो है वो आपका गरीबी रेखा से नीचे हो, लेकिन रहता कहाँ पर हो, आपका शहर में रहता हो। तो हम लोग जानते हैं शहर 2 तरह का है, एक शहर में रहेगा, एक ग्रामीण में रहेगा। अगर ग्रामीण में रहेगा तो उसका कितना है बच्चों, 2400 कैलोरी। अगर शहर में रहेगा तो कितना कैलोरी, कि 2100 कैलोरी। तो यहाँ पर ऑप्शन ए जो है आपका 64 नंबर का सही हो जाएगा। 2200 कैलोरी गलत होगा, 2250, 2000 कैलोरी गलत हो जाएगा आपका, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा बच्चों, 2100 कैलोरी सभी सही हो जाएगा। अगर ग्रामीण में पूछता तो यहाँ पर कितना हो जाता आपका, 2400 कैलोरी। चलिए ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 65 है आपका, ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों की कैलोरी कितनी होती है। ये क्वेश्चन पूछ दिया गया आपका दोबारा। तो यहाँ पर ऊपर में पूछा गया था आपका शहरी लोगों की, और यहाँ पर क्या पूछ गया आपको, ग्रामीण लोगों की। तो मैंने आपको बताया ग्रामीण के लिए कितना होना चाहिए बच्चों, 2400 कैलोरी, यानी कि 2400 कैलोरी होना चाहिए। तो ऑप्शन इसमें कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। लास्ट प्रश्न है आपका 66, आज का लास्ट प्रश्न है बच्चों। और जैसे ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा उसके बाद हम लोग जो है दूसरा चैप्टर उसका भी कंसेप्ट समाप्त हो रहा है, और उसके कंसेप्ट के समाप्त के बाद हम लोग जो उसके भी सारे ऑब्जेक्टिव को भी हल करेंगे इसी प्रकार से जितना भी क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। तो प्रश्न संख्या 66 यानी कि आपका लास्ट प्रश्न कह रहा है नरेगा में मजदूरों को वर्ष में कितने दिनों की काम की गारंटी दी गई है। इसमें है ऑप्शन ए 75 दिन, ऑप्शन बी 80 दिन, ऑप्शन सी 100 दिन, ऑप्शन डी 120 दिन। तो नरेगा में मजदूरों को कितने दिनों की मजदूरी दी जाती है बच्चों,
गारंटी मतलब कि दी गई है 100 दिनों की। कितने दिनों की बच्चों? तो ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा, गारंटी यानी कि 100 दिन। तो यहाँ पर आप लोग एक बार ये करना कि नरेगा का फुल फॉर्म क्या होता है बच्चों, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना, ठीक है। NREGA, नरेगा का फुल फॉर्म क्या होता है आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना।